कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन ने जागृति को आजाद तो कर दिया, लेकिन बावजूद इसके कुछ तो ऐसा था जो जागृति को बांध रहा था। जागृति के पास आया निवान का कॉल, जो बन गया उसके वहां ठहरने की वजह। आर्यमन एक बार फिर से आ रहा है जागृति के करीब और जागृति ने ओढ़ी खामोशी, आर्यमन के पूछे गए सवालों से आंसरलेस होकर। तो आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में आखिर चल क्या रहा है। जागृति उस तस्वीर को फौरन पहचान चुकी थी। उस तस्वीर में जो महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि आर्यमन की मॉम थी, जिनकी फोटो को उसने कुछ दिन पहले आर्यमन के ऑफिस के कैबिन में लगे देखा था। आर्यमन ये किस जगह ले आया था जागृति को? जागृति के लिए आर्यमन और उसकी फीलिंग्स एक पहेली बन चुकी थी। इस जगह ही क्यों वो उसे लेकर आया था? कुछ तो खास है इस जगह में। इस बात का एहसास तो जागृति को वहां की वाइब से ही हो चुका था। जागृति ने कुछ और कदम आगे बढ़ाए तो उसे आगे की पूरी वॉल पर बहुत बड़े फोटो कोलाज लगा हुआ दिखाई देता है। उन ढेर सारी फोटोज में उसे उस महिला के साथ एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा था, जिसे अंदाजन जागृति समझ चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि आर्यमन है। जागृति ने उन तस्वीरों को अपने हाथों से छुआ तो उन पर धूल की एक मोटी परत जम चुकी थी। जागृति ने एक तस्वीर को उस वॉल से उतारा और उस पर जमा धूल साफ किया तो उसे एहसास हुआ कि वहां मौजूद किसी भी फोटो में आर्यमन की उम्र 14 से 15 साल के बीच की ही है। उससे ऊपर की उम्र में वहां कोई फोटो नहीं थी। जागृति को यह सब समझ में नहीं आ रहा था। जागृति ने ज्यादा अपने आप को इस सब में ना उलझाते हुए अपने कदम कुछ और आगे बढ़ाए। जागृति का सर अब भारी होने लगा था। थकान और स्ट्रेस से बिखरा हुआ वो महसूस कर रही थी। जागृति ने अपने कदम वहां से वापस ले लिए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर यहां क्यों है। जब इस घर के दरवाजे उसके लिए खुले हैं तो वो यहां क्या कर रही है? आर्यमन उसे यहां क्यों लाया? आर्यमन खुद एक कोने में बने एक रूम में जा चुका था जहां बेहद अंधेरा था। जागृति की हिम्मत और इच्छा दोनों ही इस समय नहीं हो रही थी कि वो आर्यमन के पास जाए। जागृति ने अपने पांव समेटे और वहीं चेयर पर बैठ गई। उसे पता था कि आज की रात उसे यहीं काटनी है। यही सोचते हुए जागृति ने अपनी आंखों को बंद किया। इस समय भी जागृति के दिमाग से आर्यमन का किया हुआ वो धोखा निकल नहीं पा रहा था। उस एक रात की यादों से जागृति निकल ही नहीं पा रही थी और आज सच जानने के बाद जागृति को एक हल्कापन तो महसूस हो ही रहा था। साथ में वो इस वक्त अपने आप को एकदम अकेला महसूस कर रही थी। जागृति को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पास कोई बचा ही नहीं है जिसे वो अपनी कह सके। जागृति ने भी आंखें बंद की ही थी कि उसकी नजरों के सामने आर्यमन के साथ बिताया हुआ दिन किसी फिल्म की तरह घूमने लगा। जागृति के लिए तो आंखें बंद करना भी मुश्किल हो रहा था। जागृति इन्हीं विचारों में गुम थी कि उसके फोन पर एक कॉल आया। अंधेरे में उसे अंदाजा नहीं था कि उसने अपना फोन कहां रखा है। उसने आवाज का पीछा किया तो उसको उसका फोन मिल गया। जागृति के फोन पर इस वक्त आकृति का कॉल आ रहा था। जागृति ने उस कॉल को रिसीव किया तो दूसरी तरफ से आकृति की जगह निवान बोल रहा था। जागृति ने निवान से हेलो कहा ही था कि निवान ने एक्साइटमेंट में बोलना शुरू किया। मामी, आप कहाँ हो? मैंने आपको बहुत मिस किया है। जागृति की आंखें एक बार फिर से भर आई थी। उसे उस मामी शब्द में सिर्फ और सिर्फ माँ शब्द सुनाई दे रहा था, जो कुछ समय पहले आर्यमन ने उसे कहा था। जागृति ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए निवान से कहा, बेटा, मामी आपके मामा के साथ जरूरी काम से बाहर आई हैं। मामी कल सुबह पक्का नीवू के पास आ जाएंगी। नीवू ने आगे एक्साइटमेंट में अपने पूरे दिन की कहानी जागृति को सुनानी शुरू कर दी। जागृति एकदम खामोशी से निवान की उन प्यारी प्यारी बातों को सुन रही थी। जागृति ने इस बीच अपने आप से ही सवाल किया, जागृति, तू अकेली नहीं है? निवान है ना तेरे पास? इस मासूम के सेल्फलेस प्यार से ज्यादा प्योर क्या हो सकता है? निवान को तेरी जरूरत है। वो तुझसे प्यार करता है जागृति। कोई तुझसे प्यार का दिखावा करे या ना करे, लेकिन निवान के प्यार में कोई दिखावा नहीं है जागृति। शायद इस रिश्ते की इकलौती वजह निवान ही है। इधर से निवान अपनी बातों को एक्साइटमेंट में जागृति को बता रहा था, उधर जागृति का दिमाग उसे आर्यमन के साथ होने की वजह समझा रहा था। जागृति ने सोच लिया, मैं आर्यमन की किसी भी बात से एग्री हूं या नहीं, लेकिन निवान को अगर कोई डिजर्व करता है तो वो सिवाय आर्यमन के और कोई नहीं हो सकता। निवान अपने मामा को एक हीरो मानता है। उसकी नजरों में इस हीरो इमेज को बचाने के लिए तुझे निवान की मां बनना ही होगा जागृति। तुझे अपने दिल और फीलिंग्स को साइड रखते हुए निवान के लिए आर्यमन का साथ देना होगा। इधर निवान की बातें खत्म हो चुकी थी जब निवान ने जागृति से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट की। मामी? जागृति ने जब उसकी इस प्यारी सी आवाज को सुना तो उसने निवान से पूछा,
हाँ बोलो बेटा, निवान ने जागृति से कहा। मामी प्लीज मुझे कहानी सुनाइए ना। जागृति ने मुस्कुराकर में जवाब दिया। तो मेरा बेटा कौन सी कहानी सुनेगा, बताओ कौन सी कहानी सुनाऊं मैं अपने बच्चे को? निवान ने खनकती हुई आवाज में जागृति से कहा। मामी मुझे क्रोकोडाइल वाली कहानी सुनाओ। जागृति ने भी मुस्कुराते हुए निवान से कहा। तो मेरे बेटे को क्रोकोडाइल और बंदर वाली कहानी सुननी है? हाँ, लेकिन बेटा आप तो वो कहानी पहले भी कई बार सुन चुके हो मामी से, निवान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। प्लीज मामी वन मोर टाइम, जागृति ने मुस्कुराते हुए निवान की इस बात के जवाब में कहा। ओके बाबा ठीक है, वन मोर टाइम। एक नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे मीठे फ्रूट्स लगते थे। बंदर उन्हें पेट भरकर खाता और मौज उड़ाता। वो वहां अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन क्रोकोडाइल उसे नदी से पेड़ के नीचे ले आया। बंदर के पूछने पर क्रोकोडाइल ने बताया कि वो वहां खाने की तलाश में आया है। उसे बहुत भूख लगी थी। उसकी बात पर तरस खाकर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत सारे मीठे मीठे फ्रूट्स उस क्रोकोडाइल को खाने के लिए दे दिए। इस तरह बंदर और क्रोकोडाइल में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। अब क्रोकोडाइल हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब सारे फ्रूट्स खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात बात में क्रोकोडाइल ने बंदर को बताया कि उसकी एक वाइफ है जो नदी के उस पार उनके घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत सारे मीठे फ्रूट्स क्रोकोडाइल को उसकी वाइफ के लिए साथ ले जाने को दे दिए। जागृति की इस कहानी के बीच निवान में जवाब दे रहा था। जागृति ने कहानी को आगे जारी रखते हुए कहा। इस तरह क्रोकोडाइल डेली जी भर के फ्रूट्स खाता और अपनी वाइफ के लिए भी लेकर जाता। क्रोकोडाइल की वाइफ को फ्रूट्स खाना तो बहुत अच्छा लगता था, पर हस्बैंड का देर से घर लौटना उसे पसंद नहीं था। एक दिन क्रोकोडाइल की वाइफ ने क्रोकोडाइल से कहा कि अगर वो बंदर इतने मीठे मीठे फ्रूट्स खाता है तो उसका दिल कितना स्वीट होगा। मुझे उसका दिल खाना है। क्रोकोडाइल ने उसे बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। क्रोकोडाइल पार्टी के बहाने बंदर को अपनी पीठ पर बैठाकर अपने घर लाने लगा। नदी के बीच में उसने बातों ही बातों में बंदर को अपनी वाइफ की दिल खाने वाली बात बता दी। इस पर बंदर ने उससे कहा, अरे मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़कर आ गया। तुझे पहले बताना चाहिए था ना बुद्धू। मैं सेफ्टी के लिए अपना दिल पेड़ पर ही रखता हूं। चल अब वापस चल, लेकर आते हैं उसको। जागृति के इस डायलॉग पर तो निवान खिलखिलाकर हंस पड़ा। जागृति ने अब मुस्कुराते हुए इस कहानी को क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा। उसके बाद क्रोकोडाइल बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। बंदर भी जंप करते हुए पेड़ पर चढ़ गया, जिसके बाद उसने हंसते हुए क्रोकोडाइल से कहा, ओ बेवकूफ, जा अपने घर और अपनी वाइफ से कहना कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। भला कोई अपना हार्ट निकालकर पेड़ पर रखता है क्या? तो बेटा नीवू, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें किसी भी प्रॉब्लम में अपना पेशेंस नहीं खोना चाहिए और हर सिचुएशन का डटकर सामना करना चाहिए। जागृति की इस कहानी को सुनने के बाद तो नीवू ने एक और कहानी की फरमाइश रखी, लेकिन आकृति ने उसके हाथ से फोन लेते हुए कहा, भाभी यू एंजॉय, हो गया इसको अगली कहानी मैं सुना दूंगी, आप टेंशन ना लो। जागृति ने दोनों को गुड नाइट कहा और फोन रख दिया। जागृति ने देखा तो टेबल पर लगी कैंडल आधी जल चुकी थी। उसे वक्त का अंदाजा ही नहीं हुआ कि वो कब से निवान से फोन पर बातें कर रही थी। जागृति ने नजरें उठाई तो कॉर्नर के उस रूम के डोर से आर्यमन अपनी पीठ लगाए खड़ा था। जागृति के फोन पर निवान का कॉल आने के बाद ही आर्यमन उठकर वहां आ चुका था। उसने जागृति की वो कहानी पूरी सुनी थी और साथ साथ में उसके उन इमोशंस को भी फील किया था जिसमें बहकर वो निवान को कहानी सुना रही थी। आर्यमन ने जागृति की तरफ एक नजर देखा और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। जागृति जो चेयर पर सिमट कर बैठी थी फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। आर्यमन आगे बढ़ा तो जागृति ने अपने कदम पहले ही पीछे ले लिए। जागृति की पीठ पीछे दीवार से जा लगी। आर्यमन ने उस अंधेरे हॉल में जागृति के नजदीक आते हुए अपने हाथों से जागृति को वॉल से अगेंस्ट घेर लिया।
जागृति ने नजरें आर्यमन से फेर ली और एक गहरी खामोशी ओढ़ ली। आर्यमन ने जागृति के नजदीक झुकते हुए उसे कहा, जवाब तुम्हारे पास है जागृति, मुझसे दूर न जाने का भी और इस रिश्ते में रहने का भी। ये डोर खुला था और तुम पर कोई पाबंदी भी नहीं थी, लेकिन तुम यही हो, मेरे साथ, मेरे पास। अब इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए तुम्हें जागृति कि तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। आर्यमन के यूं हक जताने पर जागृति को एक बार फिर से गुस्सा आ चुका था। जागृति ने आर्यमन की बाजुओं की उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हुए कहा, आर्यमन, ये आपका हक नहीं है, ये निवान का हक है जो मैं यहां हूं। अपने आप को ये सब बोलकर खुश करने की जरूरत नहीं है आपको। आर्यमन ने जागृति को और नजदीक आते हुए कहा, यह हक तुम्हें किसने दिया जागृति? ये मामी से मां बनने का रिश्ता तुम्हें किसने दिया जागृति? हाँ, इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? जागृति खामोश थी और आर्यमन अभी भी जागृति को उसी तरह वॉल के अगेंस्ट अपनी दोनों बाजुओं की दीवार से घेरे खड़ा था। बच्चे माँ बाप के बीच एक अटूट बंधन का काम करते हैं, यही कुछ निवान भी इन दोनों के बीच कर रहा था। तो क्या निवान संभालेगा जागृति और आर्यमन के रिश्ते को? क्या होगा निवान के कस्टडी केस का अंजाम, जहां एक और उसके डैड और दूसरी ओर उसके मामा होंगे? क्या परिधि की गवाही पलटेगी इस केस को? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। इस कहानी के भाग को लेकर आप लोगों को करना है एक यूनिक सा कमेंट, और सबसे यूनिक कमेंट को हम लोग पिन करेंगे और साथ ही साझा करेंगे अपने कम्युनिटी सेक्शन में कुछ खूबसूरत शब्दों के साथ।